चुनाव में और धार देने के लिए बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अब से कुछ घंटे बाद इसी मुख्यालय यानी बीजेपी मुख्यालय में होगी। हरियाणा विधानसभा के 90 उम्मीदवारों की सूची पर आज मंथन होगा और ज्यादातर नामों पे आज सीईसी अपना मुहर लगा देगी। आपको बता दें कि बीजेपी इस बार हरियाणा चुनाव में अलग ही रणनीति के साथ उतरने की तैयारी में है। इसकी झलक उम्मीदवारों की लिस्ट में भी देखने को मिलेगी। पार्टी का फोकस गैर जातियों की गोलबंदी पर है और टिकट बंटवारे में भी इसका खास ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा महिला पहलवानों का विरोध प्रदर्शन जो दिल्ली के जंतर मंतर पे हुआ था, वो भी बीजेपी को लगता है कि इससे उसको नुकसान हो सकता है। लिहाजा कई खिलाड़ियों को भी बीजेपी हरियाणा चुनाव में मैदान में उतार कर वो जो नुकसान का डर है उसको खत्म करने का प्रयास करेगी। यानी टिकट मौजूदा विधायकों का लगभग 30% कटेगा, खिलाड़ियों को अहमियत मिलेगी, ओबीसी को अहमियत मिलेगी, गैर जाट समुदाय की गोलबंदी का प्रयास बीजेपी करेगी। साथ ही जो सबसे खास बात यह है कि पूरा फोकस जो होगा वो किसी तरह से गैर जाट जो वोट है उसको समेट कर अपनी झोली में डालने का होगा और ये पूरा का पूरा सीईसी जो टिकट फाइनल करेगी उसमें रिफ्लेक्ट भी करेगा, उसमें दिखेगा भी। कैमरामैन नितिन के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। हरियाणा विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हरेक राजनीतिक दल ने अपनी अपनी रणनीति के ऊपर काम शुरू किया हुआ है और यही कारण है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जहां पर दिल्ली से लेके चंडीगढ़ तक टिकटों को लेके मंथन चल रहा है, सर्वे करवाए जा रहे हैं। ऐसा ही हाल कांग्रेस का भी है। कांग्रेस में भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों का दौर चल रहा है। वहीं पर कांग्रेस ने अब स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी लोकसभा का जो मेंबर पार्लियामेंट होगा या फिर राज्यसभा का मेंबर पार्लियामेंट होगा, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा, बल्कि इस चुनाव में प्रचार और प्रसार ही कर पाएगा। और यही कारण है कि सीधा देखा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो रास्ता है वो साफ हो गया, क्योंकि कुमारी शैलजा कहीं ना कहीं इच्छा जता चुकी थी कि वो भी चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन यदि आला कमान कहेगा। अब सभी की नज़रें आला कमान के ऊपर लगी हैं। अब सीधा कहा जा सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है कि वही सर्वा हो सकते हैं। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। स्टैंडिंग कमेटी ऑन ओबीसी की आज पार्लियामेंट्री एनेक्सी में बैठक हुई। इस बैठक में जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग की गई। डीएमके सांसद टीआर बालू ने कहा कि गृह मंत्रालय को जातिगत जनगणना कराए जाने पर अंतिम फैसला तुरंत लेना चाहिए। डीएमके का समर्थन कांग्रेस पार्टी के मनिकम टैगोर, टीएमसी के कल्याण बैनर्जी और जेडीयू सांसद गिरिधारी यादव ने किया। भारत की 26 प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने 18 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक के बाद एक साझा बयान जारी किया था। इसमें विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग की थी। भारत में जातिगत जनगणना की मांग दशकों पुरानी है। माना जाता है कि बीजेपी को इस तरह की जनगणना से डर यह है कि इससे अगली जातियों के उसके वोटर नाराज हो सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी का परंपरागत हिंदू वोट बैंक इससे बिखर सकता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा कि प्रधानमंत्री को जातिगत जनगणना कराने का फैसला जरूर लेना चाहिए, नहीं तो इससे अगले प्रधानमंत्री को ये फैसला लेना पड़ेगा। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने साफ कर दिया है कि वो जम्मू कश्मीर में जारी विधानसभा चुनावों के दौरान खुद कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ेगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर के उस राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी है जहां पर मुख्यमंत्री के पास सभी तरह के अधिकार होते थे और उसी के चलते उसने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान कश्मीर घाटी में एक ही साथ 12,000 के करीब पत्थरबाजों के केस वापस ले लिए थे। और इसके विपरीत आज हालत ये है कि जो मुख्यमंत्री बनेगा उसके पास इतने भी अधिकार नहीं होंगे कि वो अपने चपरासी का ट्रांसफर कर सके। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की तरह ही उमर अब्दुल्ला ने भी इन विधानसभा चुनावों से दूर रहने के बयान दिए थे, लेकिन उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हाल ही में उमर अब्दुल्ला को गांदरबल से चुनाव लड़ाने का फैसला ले लिया है और उमर अब्दुल्ला ने भी इसके लिए हामी भरी है। कैमरामैन रशीद के साथ आशुतोष श्रीनगर, न्यूज़ 24। यूपी के रायबरेली की घटना को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीएम योगी को लिखा पत्र। दरअसल रायबरेली के पिछड़िया गांव के अर्जुन पासी की बीते 11 अगस्त को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राहुल गांधी ने अर्जुन पासी के मुख्य आरोपी विशाल सिंह की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए पत्र में मुख्य आरोपी को राजनीतिक संरक्षण मिलने से अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी
2 सप्ताह बीत जाने के बावजूद गिरफ्तारी न होने से पीड़ित परिवार और स्थानीय दलित समाज डर और असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर है। साथ ही एक अत्यंत गरीब शोषित दलित परिवार को न्याय से वंचित रखा जा रहा है। बीते दिनों पीड़ित परिवार से मिलने के बाद डीएम और एसपी से भी मुलाकात की थी राहुल गांधी ने। यहाँ आपको यह भी बता दें, राहुल गांधी ने पत्र में घटना का जिक्र करते हुए मुख्य आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि अब तक जो कार्रवाई हुई है उससे मुझे अवगत अवश्य कराएं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज के मूर्ति ढहने के मामले में जहां पर एक तरफ विपक्ष काफ़ी आक्रामक है, तो वहीं इस मामले में कड़ी आलोचना झेल रही राज्य सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। देर रात मुख्यमंत्री के सरकारी निवास स्थान वर्षा पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कई उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में फैसला लिया कि एक बार फिर से महाराज की भव्य और सुंदर मूर्ति बनाई जाएगी। इस प्रतिमा को बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग को एक नई समिति नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इस समिति में देश के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकारों, वास्तु इंजीनियर, विशेषज्ञों और नौसेना अधिकारियों का समावेश होगा। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मूर्ति गिरने की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें ये पूरी तरीके से सुनिश्चित करना होगा और सावधान रहना होगा कि इस तरीके की घटना दोबारा ना हो। कैमरा पर्सन अचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मराठा आंदोलनकारी मनोज जारंगे पाटिल ने सरकार और विपक्ष दोनों की मुश्किल बढ़ा दी है। मनोज जारंगे पाटिल ने चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के चयन के लिए जो आवेदन मंगवाए थे, बताया जाता है कि 20 अगस्त से 24 अगस्त तक कुल 900 उम्मीदवारों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि इस आवेदन में ज्यादातर महाविकास अघाड़ी और महायुति के नेता हैं। यही कारण है कि दोनों ही गठबंधन की चिंता बढ़ी हुई है कि इस बार मनोज जारंगे पाटिल किसको नुकसान पहुंचाएंगे। अब देखना यह है कि इसका असर किस पार्टी पर ज्यादा पड़ता है। हालांकि जानकार कहते हैं कि इसका असर महायुति पर ज्यादा पड़ सकता है। सवाल यह है कि क्या ये लोग चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। मनोज जारंगे पाटिल के बैनर तले कितने लोग चुनाव लड़ेंगे ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इस चयन की प्रक्रिया ने सरकार और विपक्ष दोनों की चिंता बढ़ा दी है। सुनील के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। पर्व त्यौहार का शुरू होने के पहले बिहार पुलिस ने महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात दी है। अब बिहार पुलिस इन महिलाओं के लिए एक निडर सफ़र योजना शुरू कर रही है और इस योजना के साथ सबसे खास बात यह है कि महिलाएं निडर होकर अपने घरों से निकले, इसके लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। फिलहाल बिहार के 6 जिलों में इस योजना की शुरुआत की गई है, जहां पर अगर कोई भी महिला अगर निकलती है घर से, वो डायल 112 पे कॉल करेगी और LSB यानी कि LSB मॉनिटरिंग सिस्टम से वो उन पे ट्रैक किया जाएगा और जहां पे वो जब पहुंच जाएंगी तब उनसे फीडबैक लिया जाएगा और डायल 100 की जो टीम है वो वहां कंफर्म कर लेगी कि वो सही सलामत वहां पहुंची है। इस योजना की शुरुआत फिलहाल बिहार के 6 जिलों में की गई है और इसके बाद 15 सितंबर से इसे पूरे बिहार में लागू किया जाएगा, ताकि जो त्यौहार का सीजन आ रहा है उसमें महिलाएं बेखौफ होकर घरों से निकल सके और सुरक्षित महसूस सके। इसके लिए इस योजना को किया गया है। फिलहाल पटना में इसका जो कमांड सेंटर है वहाँ से मॉनिटरिंग की जा रही है और पूरे बिहार में यहाँ पे जो डायल 100 की जो गाड़ियाँ हैं उन्हें LSB सिस्टम से लैस किया जा रहा है, ताकि किसी भी मोबाइल नंबर को ट्रेस कर सकते हैं और जो भी इनसे संपर्क करके अपनी सूचना देंगी। और कोई भी महिलाएं अगर जो नाइट ड्यूटी करती हैं या फिर जो बाहर सफ़र करती हैं, रात में सफ़र करती हैं, उनके लिए एक वरदान साबित होगी, क्योंकि जिस तरीके से ये घटनाएं घट रही थी उसे रोकने के लिए बिहार पुलिस ने ये पहल की है और ऐसा करने वाला बिहार देश का तीसरा राज्य है। इससे पहले हरियाणा और तेलंगाना में ये सिस्टम लागू किया गया है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मार्शल आर्ट के कुछ गुण लोगों को, बच्चों को सीखते और खुद भी सीखे और उनको भी सिखाए। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को जुड़ो अवतार भी सामने आया, आज देखने को मिला। इसमें वो मार्शल आर्ट के गुण सीखते हैं और एक्शन में नजर आ रहे हैं। दरअसल उन्होंने जुड़ो के गुण सीखते हुए एक वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में पहले मार्शल आर्ट की तकनीक को समझते नजर आ रहे हैं, फिर यही नहीं, फिर अपने विरोधी को चारों खाने चित करते भी नजर आ रहे हैं। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने इस खास वीडियो के जरिए देशवासियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने ये वीडियो जो है मार्शल आर्ट के कैंप जगह जगह लगाए, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा वो कर रहे थे, तो उस समय का ये वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, जिसे राहुल गांधी ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर
पब्लिक के साथ शेयर किया। विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हो रही है। ये बैठक जेपी नड्डा के घर पे हो रही है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मनोहर लाल खट्टर जो केंद्रीय मंत्री हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत तमाम वरिष्ठ और नवीन नेता इसमें मौजूद थे। और लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि टिकट किसको दिया जाए, अंतिम मुहर किस पे लगी जाए, क्या रणनीति अपनानी है हरियाणा में, इसको लेकर के कोर कमेटी की बैठक आज हुई है। इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा कर उसे केंद्रीय चुनाव समिति में रखा जाएगा। इससे पहले हरियाणा भाजपा के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर पर भी मीटिंग हुई थी, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। जहां पर कुछ दिन पहले गुरुग्राम में हुई 2 दिन की प्रदेश चुनाव समिति की मीटिंग में टिकट दावेदारों की लिस्ट पर बातचीत की गई। इस लिस्ट में अब कोर ग्रुप में चर्चा हो रही है। जिस तरीके से अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर पे टिकट को लेकर के बीजेपी को यूटर्न लेना पड़ा, ऐसे में बीजेपी अपनी पूरी रणनीति इस हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस तरह की रख रही है कि लोग जिनके टिकट कटेंगे वो कोई नाराज़गी ऐसी ना हो जिससे पार्टी पे असर पड़े, चुनाव पर असर पड़े। तो काफ़ी गहन चिंतन विचार किया जा रहा है कि किस तरीके से टिकट बांटा जाए और ऐसे लोगों को टिकट बांटा जाए जो हर हाल में हरियाणा उनको जिता के दे सकें, क्योंकि हरियाणा का चुनाव जीतना बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक परसेप्शन की बात है, बीजेपी हर हाल में हरियाणा का चुनाव जीतना चाहती है और पूरी ताकत हरियाणा चुनाव में बीजेपी लगाना चाहती है। कैमरामैन जहांगीर के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों में अभी तक अपने 45 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने इस चुनावी मैदान में उतारे गए उम्मीदवारों में 7 पूर्व मंत्री और 3 पूर्व विधायकों के टिकट काट दिए हैं। वहीं सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है कटरा में। अब रोहित दुबे की टिकट को काटकर बलदेव राज शर्मा को दी गई है। कटरा में बीजेपी के कार्यकर्ता अपने ही पार्टी के नेताओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर क्यों रोहित दुबे की टिकट को काटा गया। रोहित दुबे ने हमारे से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें कल बीजेपी ऑफिस में बुलाया गया था, उनसे यह कहा गया था कि आपसे राम माधव मिलना चाहते हैं, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे, तरुण चुग थे, सांसद युगल किशोर शर्मा थे, कुछ अन्य नेता थे और खुद बलदेव राज शर्मा मौजूद थे जिन्हें टिकट दी गई है। उन्हें एक दूसरे के गले मिलाया जाता है। बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार बीजेपी कार्यालय आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्यों पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। आर्जिकल हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर के साथ में रेप और हत्या के विरोध में लगातार कोलकाता के सड़कों में यहाँ पे देखे कि बीजेपी और कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और न्याय के लिए लगातार यहाँ पे सड़कों पे आंदोलन चल रहा है। बीजेपी ने कल 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया था और बीजेपी के पार्टी की तरफ से आज भी इस्प्लानेड में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वही आज देखें कि कॉलेज स्क्वायर से लेकर श्याम बाजार तक अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में यहाँ पे एक मिছিল निकाली जा रही है, जुलूस निकाला जा रहा है। और देखें किस तरह से अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है, तमाम इन लोगों का मांग है कि वी वांट जस्टिस। लगातार सीबीआई उससे पूछताछ कर रही है और भी कई तथ्यों में जुटाने में सीबीआई लगी हुई है। लेकिन लगातार देखें कोलकाता के सड़कों पे सभी पार्टियों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इसी के तहत आज अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में कॉलेज स्क्वायर से लेकर श्याम बाजार तक वी वांट जस्टिस को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पे उतर चुके हैं। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। नीतीश सरकार ने बिहार वासियों को राष्ट्रीय खेल दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज इसका उद्घाटन किया है। राजगीर में बनने वाली इस अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की लागत करीब 850 करोड़ रुपए की है। 90 एकड़ में बने अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कई मायनों में देश का एकमात्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जहां एक साथ 24 खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहां खिलाड़ियों को एक ही कैंपस में प्रशिक्षण, रहने, मेडिकल सहित सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। राजगीर का यह अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसका आज उन्होंने उद्घाटन किया। इस अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जरिए खिलाड़ियों को एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा। कैमरामैन
ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24। जयपुर न्यूज 24। उत्तरी कश्मीर के कुपवारा इलाके में टंगडार और मत्सिल सेक्टर में कल देर रात को शुरू किए गए 2 आतंक विरोधी ऑपरेशंस में 3 घुसपैठिए आतंकियों को मार गिराया गया है। इन ऑपरेशंस के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस और सेना के आला अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की इंफॉर्मेशन के चलते इस इलाके में पहले से ही घुसपैठ की कोशिशों को लेकर सेना और पुलिस के पास जानकारी पहुंची थी, जिसके चलते दोनों मत्सिल और टंगडार के इन कुपवारा सेक्टर इलाकों में फोर्सेस को अलर्ट किया गया। और कल बीती रात जैसे ही घुसपैठे आतंकियों ने एक तरफ टंगडार से तो दूसरी तरफ मत्सिल इलाके से घुसपैठ की कोशिश की, तो फोर्सेस ने उन्हें चैलेंज किया और जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की ज्वाइंट टीम्स के साथ यहाँ दोनों जगह पर मुठभेड़ शुरू हो गई और सुबह तक जारी इस मुठभेड़ में 3 आतंकी घुसपैठिए मारे गए हैं। बड़ी घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर दिया गया है। कैमरामैन रशीद के साथ आसुतोष श्रीनगर, न्यूज़ 24। विधानसभा क्षेत्र के करीब 35 गांवों में इन दिनों आदमखोर भेड़िए का आतंक है। ये आदमखोर भेड़िए अब तक 8 लोगों को अपना निवाला बना चुके हैं, जिसमें 7 बच्चे और एक 55 वर्षीय महिला है। अब इन भेड़िए के आतंक को खत्म करने के लिए सरकार की तरफ से युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। ये तमाम जो फोर्स आप देख रहे हैं, ये फोर्स इस भेड़िए के आतंक से ग्रामीणों को निजात दिलाने के लिए है और यहाँ पर बड़ी संख्या में वन विभाग के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों के और पीएसी को तैनात किया गया है। कई जगहों पर पिंजड़े लगाए गए हैं। जंगल के आसपास के इलाकों में सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई है और साथ ही साथ यहाँ पर भेड़ियों को भगाने के लिए कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं। अब इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए बेहद पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सरकार और प्रशासन की कोशिश है कि ये भेड़िए या तो पिंजड़ों में कैद हो जाएं या फिर इस इलाके को छोड़कर दूर कहीं निकल जाएं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, बहराइच, न्यूज़ 24। मुंबई म्हाडा बोर्ड ने घरों की कीमतों में बड़ी कटौती की है। म्हाडा ने इस साल लॉटरी में शामिल 370 घरों की कीमत 10% से लेकर 25% तक घटा दिए हैं। यानी कि लॉटरी में जिस घर की कीमत 39 लाख रुपए थी, उसके रेट कम करके 29 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा बोर्ड ने ऑनलाइन आवेदन की तारीख 4 सितंबर से बढ़ाकर 19 सितंबर कर दिया है। म्हाडा ने जिन 370 घरों के रेट कम किए हैं, वो सभी के सभी घर निजी बिल्डर से म्हाडा को प्राप्त हुआ है। आपको बताते चले कि म्हाडा ने इस साल मुंबई में 2030 घरों की लॉटरी निकाली है, जिसमें से 1327 घर जो है म्हाडा ने खुद बनाए हैं। गौरतलब है कि इस बार की लॉटरी में घरों की कीमत ज़्यादा होने की वजह से म्हाडा बोर्ड को जो है लोगों के आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा म्हाडा को उम्मीद से कम आवेदन भी प्राप्त हो रहे थे। कम आवेदन और लोगों के विरोध के चलते म्हाडा ने घरों की कीमत घटाने का निर्णय लिया है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। उत्तर पश्चिम भारत में बारिश की वजह से तबाही दिखाई पड़ रही है। खासकर कि पश्चिमी भारत में काफी ज्यादा बारिश होने से बाढ़ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया जब बनता है तो उसका रूट बिहार, उत्तर प्रदेश होते हुए बाकी राज्यों में जाता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन और तापमान में बढ़ोतरी की वजह से रूट बदल गया है, जो कि मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान और गुजरात में इस वक्त स्थिति दिखाई पड़ रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अभी भी कहा है कि मानसून ने रफ्तार पकड़ रखी है। इसी की वजह से लगातार बारिश देखी जा रही है और स्थिति भयावह बनी हुई है। कई राज्यों को लेकर के अलर्ट दिया गया है, खासकर कि हरियाणा और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश और राजस्थान और गुजरात को लेकर दिया गया है। दिल्ली में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में साफ तौर पर मौसम विभाग ने ये कहा है कि जब तक कि मानसून में गिरावट नहीं आएगी तब तक ऐसी स्थिति बरकरार रहेगी। कैमरा पर्सन उमेश सिंह के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। गुजरात में जारी है बरसाती मुसीबत। गुजरात के कई जिलों में बरसात कहर बनकर बरसी है। अब तक हुई 28 लोगों। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर जारी है। प्रदेश की राजधानी शिमला सहित पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। राजधानी शिमला में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण फिर से सड़कें धंसने का सिलसिला शुरू हो गया है।
सड़कों के धंसने से कई घर भी खतरे की जद में आ गए हैं। मूसलाधार बारिश से शहर में मछली वाली कोठी के समीप सड़क धंस गई है। इससे यहाँ पर यातायात पूरी तरह बंद हो गया है। 2 मंजिला मकान भी क्षतिग्रस्त हुआ है। वहीं 10 अन्य मकान भी खतरे की जद में आ गए हैं। भारी बारिश के कारण बिजली के खंभे भी सड़क पर लटक गए हैं। लोगों में डर का माहौल है। आलम यह है कि रात को भी लोग बारिश के दौरान चैन की नींद भी नहीं सो पा रहे हैं। लोगों को डर सता रहा है कि कब यहाँ पर जमीन धंस जाए। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अगले 24 घंटे के लिए प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर बाकी सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजेश शर्मा, शिमला, न्यूज़ 24। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि देश का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट अब बन करके तैयार होने जा रहा है। दरअसल में बताया जा रहा है कि ये एयरपोर्ट जो है दिसंबर महीने में शुरू कर दिया जाएगा और इस एयरपोर्ट को जो यूपी सरकार है वो एक मेगा प्रोजेक्ट के तौर पर देख करके चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने का काम जो है वो 3 साल पहले शुरू किया गया था, अब वो करीब अंतिम फेज में जाने को है। हालांकि इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर के थोड़ी सी देरी हुई है, लेकिन फिर भी बताया जा रहा है कि इसको जो है इसी साल के दिसंबर महीने में शुरू कर दिया जाएगा। पहले 3 रनवे इसमें टोटल होंगे, जिनमें से पहले रनवे को कार्गो के लिए इस समय खोल दिया जाएगा। उसके बाद में फिर जो करीब ये जो पूरा का पूरा जो एयरपोर्ट है इसको एक बहुत सुंदर तरीके से और भव्य तरीके से बनाया जा रहा है और इसमें उत्तर प्रदेश से लेकर के तमाम देश भर की जो झलकियां हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगी। कैमरा पर्सन दीपक दुबे के साथ में मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24, नोएडा।